17 सितंबर को यहाँ पर इनॉग्रेशन होना था। इनॉग्रेशन एकात्म धाम का यहाँ पर रखा गया था कार्यक्रम। शायद उसमें पीएम भी आमंत्रित थे और उनका भी आने का था, लेकिन सडनली यहाँ पर बाढ़ आती है। और आपका चूंकि 4 साल 5 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है, मतलब लगभग 5 साल आपने काम कर चुके हैं इस फील्ड में। कैसा अनुभव होता है एक सिविल सर्विसेज का, एक सर्वेंट के रूप में आप जब काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और जो हम एस्पायरेंट जी। तो अलग चीज है। अच्छा। दोनों में बहुत विविधता है। हम जो पढ़ के आते हैं जी। हम जो सीख के आते हैं, वहाँ यहाँ बहुत टकराव होता है। आपको जो वो प्रैक्टिकल लोग चाहिए नगर पालिका में, नगर परिषद की नौकरी में, जो जनता से डायरेक्ट बात करते हैं, उनकी भाषा में उनको समझा सकना। अच्छा। क्योंकि जनता इतनी शिक्षित नहीं होती और आप बहुत शिक्षा लेके और बहुत ही मेहनत करके आप आते हैं। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपको लेकर के आया हूँ ओमकारेश्वर। जी हाँ, ओमकारेश्वर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफी मीडिया खबरों में भी और पूरे देश में जिसका नाम है आदि शंकराचार्य का एकात्म धाम यहाँ पर बनके तैयार है। और उसी के बारे में चर्चा करने आज हमारे साथ हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमकारेश्वर मिस्टर शैलेंद्र चौहान जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। क्योंकि आप सिविल सर्विसेज से आते हैं, स्टेट सर्विसेज से आप चयनित हुए हैं और आपको लगभग 4 से 5 साल, चूंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे, 4 से 5 साल का अनुभव है आपको। और आपको स्पेशली शायद इसी कार्य के लिए यहाँ पर भेजा गया है, जैसा कि हमें पता चला था। मेरा आपसे सर पहले तो एक क्वेश्चन यही है कि एकात्म धाम की स्थापना के लिए ओमकारेश्वर ही क्यों चुना गया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी नगरी में पधारे, उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओमकारेश्वर ही क्यों चुना, इसकी एक लंबी एक कथा है निखिल जी। जी। बात शुरू करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के बचपन से। जी। जब वो छोटे थे और बहुत ही कम उम्र में उनको अध्यात्म प्राप्त हो गया था, जैसा कि हम लोग कहानी किताबों में पढ़ते हैं। वो अपनी माता से आज्ञा लेकर, ओमकारेश्वर ही उनका सबसे पहला स्थान था जब उन्होंने यात्राएं की, और यहाँ पर वो अपने गुरु से दीक्षा लेकर अद्वैत दर्शन की उन्होंने दीक्षा ली। तब जाकर वो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में वो अपना प्रचार किया। इसलिए ओमकारेश्वर में वो 3 साल रुके। आप अगर ओमकारेश्वर में दर्शन करने गए होंगे तो आप मंदिर से थोड़ा सा नीचे जैसी सीढ़ियां में उतरेंगे तो आपको वहां पर एक गुफा मिली होगी। वहां पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने वहां पर बहुत साधना की है। इस वजह से इस ओमकारेश्वर को चुना गया था। अच्छा, तो जैसा कि शैलेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सबसे ज्यादा युवा हैं। मेनली आदि गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन क्या है? क्योंकि वो आदि गुरु शंकराचार्य उन्हें कहा जाता है, उन्होंने चारों धाम की स्थापना करी है, उनका दर्शन क्या कहता है? जी, निखिल जी, जैसा तो हम पढ़ते आए हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की सबसे पहले उनकी इंटरेस्टिंग कहानी यही शुरू होती है, उनकी अध्यात्म की माँ से स्वीकार की कि उनकी माता आज्ञा दे या नहीं दे। जब वो 8 साल में, छोटे 8 साल के थे, तो उनका रुझान बचपन से ही अद्वैतवाद की, माफी चाहता हूँ, साधना की ओर था। अपने सनातन धर्म का प्रचार करना। तो उनको अपनी माता से आज्ञा लेना था कि माता मुझे संत बनना है। तो उनकी माता उनको आज्ञा नहीं दे रही थी जी। तो नदी में एक दिन वो नहा रहे थे, उनकी माता भी थी, तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्होंने इस बात का मौके का फायदा उठाकर कि आप मुझे संत बनने का मौका आज्ञा दें, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। जी। तो ये कहानी प्रचलित है। तो उनकी माँ ने आज्ञा दी और उसका उन्होंने फायदा उठाकर, या कहें तो उन्होंने अध्यात्म की ओर उनको आज्ञा दी। ये उनकी बचपन की कहानी है। और दर्शन पे आते हैं, उनका दर्शन है अद्वैतवाद। आपने भी पढ़ा ही होगा। जहां तक मैंने पढ़ा है, अद्वैत का मतलब होता है अद्वैत, दोनों में विविधता नहीं, अद्वैत, वो बटे नहीं है, द्वैत नहीं है। तो अद्वैतवाद में सीधा सीधा सा अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में बात करूं तो अद्वैत का अर्थ होता है जीव और आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है जी, दोनों एक ही हैं। अगर आपको और आसानी से मैं इसको समझाऊं तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही उदाहरण दिया था, जैसे चंद्रमा की रोशनी सभी जगह प्रसारित होती है, सभी जगह एक समान रूप से पड़ती है,
तो जो जीव है और जो ब्रह्म है वो एक ही है, अच्छा। ये उन्होंने कहा। तो कई लोगों ने उनको तर्क भी दिया, उनके जब उनकी, हम अपनी भाषा में कहें, जब उनकी बहस हुई, वार्तालाप हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि जब जब सभी एक है, जी। जीव और ब्रह्म एक है, तो हम सब मानव अलग अलग क्यों हैं? सभी आत्माएं अलग अलग हैं। किसी, आप जीव को ले लें, जीव सभी हैं, शेर, जानवर, बकरियां, हम सभी जीव, सब में आत्मा है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हुए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा ही उदाहरण दिया था कि जैसे चंद्रमा की रोशनी सब में पड़ती है, सब में समान रूप में वितरित होती है, तो लेकिन बोले कि लेकिन सबके पात्र अलग अलग हैं। जैसे ही पात्र अलग होगा तो रोशनी का प्रसारण भी अलग अलग होगा। तो इस बात से वो, ये अद्वैतवाद उनका ये कहता है। अच्छा। और जगत को, वो सभी को पता, जगत को वो मिथ्या मानते हैं, जीव और ब्रह्म को ही वो एक मानते हैं, इसलिए इनका दर्शन का नाम अद्वैत पड़। जी। अच्छा शैलेंद्र जी, जैसे आपको सभी को, हमारे व्यूअर्स को भी पता ही होगा कि ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर स्थापना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल में अभी हाल ही में महाकाल लोक बना, तो टूरिज्म भी यहाँ पर भी बड़ा होगा, नो डाउट के बड़ा ही होगा। साथ में आज आदिगुरु शंकराचार्य जी का ये एकात्म धाम यहाँ पर बन के तैयार है। क्या एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पे, क्योंकि आप यंग हैं इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, पूछना चाह रहा था कि जब पॉपुलेशन, जब बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाता है, भौगोलिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आता है, तो वहाँ का जो मुख्य जो भौगोलिक स्थिति है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि नेचर ने खुद जो बनाया है, उस पर भी काफ़ी हानि होती होगी, तो उसको लेकर के आप कैसे कहेंगे? मतलब उसको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते? आपका सीधा सा कहना है कि पूरे ओमकारेश्वर की भौगोलिक स्थिति और कैसे लोग मैनेज करते हैं। जी। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं रिसेंटली 4 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था जी। और सौभाग्य से आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा बन रही है, आप अगर घूमे होंगे तो देखे होंगे जी। वो काफी दूर से दिख जाती है। तो उस कार्यक्रम के पहले ही मुझे बुला लिया गया था और काफी चैलेंजिंग टास्क था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो माँ नर्मदा बीच में से निकली है, शहर इस तरफ है, कुछ शहर इस तरफ है, इस तरफ ओमकारेश्वर जी का प्रतिमा जो मंदिर है वो वहां पर विराजमान है और बीच में से नदी है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, आप 2 ब्रिज आपस में जोड़ते हैं नदी के दोनों किनारों को, तो वो आपस में जोड़ते हैं, चैलेंजिंग बहुत है कि उस तरफ, अगर मैं अपनी परिषद की दिखाऊं तो ये सारा क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में आता है, तो वहाँ सफाई की व्यवस्था, वहाँ गाड़ियां भेजना, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन हमारे साथ कुछ संसाधन ऐसे भी हैं, जैसे आप देखेंगे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, हमारी गाड़ियां वहां से चली जाती हैं। परिक्रमा मार्ग में हमारा थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क रहता है, तो हम वहाँ फिजिकल पावर, मैन पावर हम भेजते हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं। और आप देखेंगे ओमकारेश्वर में आप घूमेंगे तो आपको, जैसे आप यहाँ बैठे हैं आइसलैंड, ऐसे आइलैंड आपको 2-3 जगह मिल जाएंगे, सभी जगह बीच में पहाड़ियां हैं। तो मुख्य तौर पे नदी के इस तरफ का जो शहर है वो भूमतल पर है, और इस तरफ का जो शहर है वो पहाड़ पे बसा हुआ है जी। और मैं जैसे ही आया तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे बाढ़ जैसा माहौल हो गया था। जी हाँ, मैं पूछना चाह रहा था आपसे वही बात कि चूंकि हम लोगों को पता है कि 17 सितंबर को यहाँ पर इनॉग्रेशन होना था। इनॉग्रेशन एकात्म धाम का यहाँ पर रखा गया था कार्यक्रम, शायद उसमें पीएम भी आमंत्रित थे और उनका भी आने का था, लेकिन सडनली यहाँ पर बाढ़ आती है और फिर उस कार्यक्रम को 21 में, लेकिन 21 सितंबर को किया जाता है। तो वो कैसा मैनेज किया, क्योंकि बड़ी भयावह बाढ़ थी। क्योंकि मैं आया था तो यहाँ पर भी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था और बाढ़ के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो कैसे आपने मैनेज किया और ये सब, क्योंकि तैयारी लगभग ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, आपका कार्यक्रम था और फिर आपने 2-4 दिनों में फिर कैसे हुआ है? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं बहुत छोटी सी आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ, पूरा विस्तार से आ जाएगा उसमें। पहले तो हम, जिला प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, माननीय कलेक्टर महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जब बाढ़ से पहले की मैं उस रात की मैं कंडीशन आपको बताता हूँ, हम फुल तैयारी में थे, बहुत अच्छे से हमने सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, पूरा शहर हमने सुधारा था। बहुत कहें तो बहुत अच्छी, शहर जगमग था पूरा, जैसे दिवाली की रात हो।
तो हमने उस दिन बाढ़ एक्चुअली 2 दिन से लगातार पानी बरस रहा था। तो लेकिन हमारे कर्मचारी कोई भी रुका नहीं और हमको हेल्प नहीं की नगर परिषद से ही मिली हो। हमारे कलेक्टर सर ने हमको पूरे जिले की टीम हमको दी थी। यहाँ पर नगर निगम खंडवा कमिश्नर भी रुके हुए थे। हमारी जो जॉइंट कलेक्टर मैम है वो भी यहाँ रुकी हुई थी। तो हम सबका हमको सपोर्ट मिला और सभी की टीम मिली। तो उस 2 दिन रात में बहुत ज्यादा पानी बरसा और लगातार डैम के सभी गेट खुले हुए थे। तो लगातार पानी बढ़ रहा था और लगातार रेस्क्यू भी सभी एक्टिव थी। रेस्क्यू भी करना है, सभी को बचाना भी है, सबको खाना भी पहुंचाना है। तो वो 2 रात बहुत ज्यादा हम लोगों ने किया, लेकिन किसी भी जान की हानि तो हमने होने नहीं दी। पूरे प्रशासन ने जान की हानि नहीं होने दी। इतनी बड़ी बाढ़ थी, काफी भयावह बाढ़ थी। उसके बाद जब सुबह पानी उतरना कम हुआ, हताश तो सभी थे कि कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सडनली पता चला कि तारीख चेंज हो गई है, 21 तारीख को है। हम लोग सब ने कलेक्टर सर ने हमको खूब सराहना की और खूब मोटिवेट किया। हम लोग फिर से लग गए और 2 दिन में दिन रात हम लोगों ने पूरी टीम ने काम किया, कोई सोया नहीं। जब जिसको बुलाते थे फोन किया तुरंत उनकी टीम आ जाती थी। किसी को हमने ऐसे सबको मोटिवेट करते रहे, हमने किसी को निराश नहीं होने दिया और लगातार 3 दिन 4 दिन हम काम करके दिन रात मेहनत करके शहर बाकी उससे बेहतर हमने करके दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि हम सफाई में उससे बेहतर करके दिया। मतलब कहीं कुछ जगह कुछ परेशानियां आई, लेकिन वो हमने मैनेज की। टीम वर्क का वो उदाहरण था और वो बिल्कुल। काफी मैनेजमेंट आपने किया। अच्छा शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल रहता है क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स लोगों को भी इनवाइट करते हैं हमारे प्रोग्राम में और वो अपनी अपनी बातें करते हैं। आप सिविल मतलब स्टेट सर्विसेज से ही आप पीसीएस और पीएससी क्रैक करके आप यहाँ पर आए हैं। तो आपका चूंकि 4 साल 5 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है, मतलब लगभग 5 साल आपने काम कर चुके हैं इस फील्ड में। कैसा अनुभव होता है एक सिविल सर्विसेज का, एक सर्वेंट के रूप में आप जब काम करते हैं, एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं, 5 साल आपने आपके कार्यकाल को हो चुके हैं और आपकी अभी लंबी जर्नी है। तो किस तरीके से देखते हैं कि वो चैलेंजिंग जब आप एग्जाम जब तैयारी करते हैं वो चैलेंजिंग होता है कि उससे ज्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि काम करने की जो वो होती है वो किस तरीके से बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हम एस्पायरेंट तो अलग चीज है। अच्छा, दोनों में बहुत विविधता है। हम जो पढ़ के आते हैं, हम जो सीख के आते हैं, वहाँ यहाँ बहुत टकराव होता है, बहुत टकराव होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, नगर परिषद डायरेक्ट इंटरफेस करती है पब्लिक को। जी, शासन की जितनी योजनाएं हैं नगर की, वो नगर पालिका के माध्यम से ही नगर में जाती है। जी, और इतना चैलेंजिंग होता है कि मैं अगर एक कहने में कोई हर्जाई नहीं होगी कि अगर एक सिंपल से एक समझदार व्यक्ति को अगर नगर पालिका में पहुंचा था, वो समझदार है, तो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए, वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं आया तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। अच्छा, आपको जो वो प्रैक्टिकल लोग चाहिए नगर पालिका में, नगर परिषद की नौकरी में, जो जनता से डायरेक्ट बात करते हैं, उनकी भाषा में ही उनको समझा सकते। अच्छा, क्योंकि जनता इतनी शिक्षित नहीं होती और आप बहुत शिक्षा लेके और बहुत ही मेहनत करके आप आते हैं और यहाँ पर जस्ट उल्टा मिलता है। आप सोचे कि कोई आपसे बहुत अदब से बात करे, कुछ लोग बहुत झन्ना के आपके ऑफिस में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम है, जो सामने वाला जिस गुस्से में, जिस प्रेशर से वो आ रहा है, आपको उसी प्रेशर को डील करना। क्योंकि मैं 5 साल नौकरी का बहुत कम होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत कम टेन्योर होता है, बहुत। अभी तो हम कहें तो अंडे में से ही निकले हैं, जानते हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग टास्क रोज रहते हैं। रोज सुबह मैं कॉल से ही उठता हूँ, अलार्म से नहीं उठता हूँ, किसी का कॉल आ ही जाता है कि सर यहाँ पर ये समस्या है। तो हम अपनी टीम पहुंचाते हैं, वही हमारा रूटीन हमारा स्टार्ट होता है, उसी प्रॉब्लम से हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। फिर हम मैनेज करते हैं, चीज़ों को करते हैं। और वर्तमान में तो आचार-संहिता लगी है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मैं अभी रिफ्रेश मोड में हूँ। लेकिन जब पॉलिटिकल बॉडी रहती है, उनके बहुत काम रहते हैं। अच्छा, योजनाएं, विकास। फिर मैं ओमकारेश्वर पे आता हूँ शैलेंद्र जी के। ओमकारेश्वर जैसा कि आपने मैं यहाँ पर कल से हूँ
हम लोग घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, इलेक्शन का भी दौर है अभी क्योंकि, तो यहाँ पे कुछ लोग मिले थे और वो बता रहे थे कि जैसे जब यहाँ पे ये पावर स्टेशन बना है, जब से ओमकारेश्वर पावर स्टेशन, जिसे हम डैम बोल रहे हैं, ओमकारेश्वर डैम जिसे बोला जाता है, तो ये जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो अलार्म भी बज रहा था, पानी छोड़ना दिन में 7 बार या 8 बार पानी छोड़ा जाता है, वो पानी बढ़ता है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, क्योंकि नया व्यक्ति आता है तो उसे नहीं पता है कि वो पानी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उस तरीके से वो कैसे चैलेंजिंग आप वो कैसे आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आप जागरूकता के लिए कुछ आप उसमें काम करते हैं। और दूसरी बात है कि कुछ पब्लिक जो लोकल पब्लिक है, मैंने उनसे भी बात करी तो उनका भी ये कहना है कि रात में आते हैं तो पूरी नर्मदा जी नदी है वो पूरा सूख जाती है, फिर टरबाइन से उसमें बारी बारी से पानी छोड़ा जाता है। तो ये जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं स्पेशली? मैं आपको बताऊं यहाँ की अगर मैं आपने बोला कि पानी छोड़ते हैं और जी। फिल्टर बचता है, आपने सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के लोकल की मैं आपको बताऊं, यहाँ का चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा जानता है जी। कि यहाँ पानी कब छोड़ा जाएगा, कितना छोड़ा जाएगा। उनका प्रैक्टिकल है, जी। वो कहीं सीखे नहीं है। उनको ये तक पता है कि यहाँ कितने मेगावाट पावर यहाँ पर बनती है। जी। जैसे यहाँ का आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी है, हम जी, जी। एमपी के जीके में पढ़ते हैं कि 520 मेगावाट का ओमकारेश्वर बिल्कुल। पावर प्लांट है। यहाँ पे डैम बना हुआ, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ के बच्चे बच्चे को जानकारी है। आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको ये छोटी छोटी बेसिक जानकारी वो बता देगा। और रही बात कि पानी कितना छोड़ना है, ये तो एक सभी सोशल मीडिया से और विधिवत लेटर भी सबके पास पहुंचता है कि इतना पानी छोड़ा जाएगा और हूटर बचता है। और आप यहाँ की सबसे अच्छी बात है, आप जब नाव में घूमेंगे, नाव इस नदी की, मैं इस कहने में कोई कोताही नहीं बरसूंगा, इस शहर की नस है, वो नब्ज है नाव। अच्छा। तो नाव के लोग इतने कहूँ वो जानकारी रखते हैं कि यहाँ कितना पानी छोड़ा जाएगा और नाव कितनी चलानी है, कैसे चलानी है। और रही बात पानी छोड़ने की, तो आप लगातार आप नगर परिषद के, मैं आपको वो क्षेत्र घुमाऊंगा तो हमारे हमेशा हर जगह जहां जहां पर घाट हैं वहां वहां पर अनाउंस सेंटर बने हुए हैं नगर परिषद द्वारा, और वहां पर लगातार 24 घंटे सभी कर्मचारियों की ड्यूटी है। और आप मेरे पास जैसे जिस ड्यूटी का अभी, जैसे मैं आपके प्रोग्राम से पहले व्हाट्सएप देख रहा था तो मैं यही चेक कर रहा था, मैंने हूटर बजा तो मेरे आया कि अनाउंस सेंटर पे कोई था कि नहीं, तो तुरंत मेरे उससे पहले ही जियो टैग वाली फोटो आ गई कि ये कर्मचारी यहाँ पहुंच गया है। अच्छा। ये ऐसे मैनेज हो जाता है। दूसरा रहा पानी, एक्चुअली ये पावर प्लांट है तो देखिए हम बात कर रहे हैं और रूटर बज गया। हाँ तो पानी के संबंध में डैम का जो है कोऑर्डिनेशन वो अच्छा है। वो उनका है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनानी है, कब बनानी है। वो पानी मोस्टली नॉर्मल देश में वो रात में ही छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ। सर ये भी मैंने आपसे जाना कि आप, क्योंकि अब 5 साल आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया है, आप ओमकारेश्वर में, हाँ एक मेरा प्रश्न था, एक जो मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जो एक आस्था के केंद्र होते हैं, और जहाँ पर कोई पर्व विशेष के दिन लाखों में पब्लिक आती है, और अगर कुछ और बड़ा आयोजन होता है तो वहां पर लाखों से, मतलब लाखों में पब्लिक आती है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आप हैंडल करते हैं, क्योंकि आप युवा हैं, आपको 4 या 5 साल का आपने समय एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है अभी, तो वो मैनेज का किस तरीके से आप करते हैं जब लाखों में, क्योंकि ओमकारेश्वर में नर्मदा जी के घाट है, यहाँ पर जो धार्मिक आस्थाओं के रूप में हम जाने तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या विशेष कोई त्योहार के दिन लाखों में पब्लिक आती है, उसको कैसे संभालते हैं? और उसके बाद चूंकि नगर पालिका का ये भी काम है कि उसमें सफाई आप घाट की किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, तो वो चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था। निखिल जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ओमकारेश्वर में, यहाँ लाखों की पब्लिक आती है जी। मतलब इतना मास मूवमेंट रहता है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है और देख के बहुत मैं कहूँ कि हिम्मत से आने लगता हूँ कि पब्लिक मैनेज कैसे होगी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी अमावस्या होती है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही अच्छी है कि हम 2-3 दिन पहले ही हम मीटिंग रखते हैं, पूरे नगर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, जितने भी पार्षद गण हैं, जितने भी राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, हम सबको बुलाते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स को मैंने पहली बार देखा था, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, हम सब वहां थे, हमने सबको बुलाया
और कैसे किसके क्या काम है, कैसे मैनेज करना है, वो सबको हमने वहां पर एसडीएम साहब ने सबको आदेशित किया। अच्छा। उसके बाद आप देखेंगे अब पुलिस का काम है प्रॉपर व्यवस्था देखें, कोई किसी बात की कानून की मतलब ऐसी स्थिति ना बने लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम कोई ना बन कंडीशन जाए ना इस बने। टाइप से। तो पुलिस ये काम करती है। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है नगर पालिका को, जी। क्योंकि पूरी नगर परिषद क्षेत्र में कहीं कोई नदी में डूब ना जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा केसेस नदी में किसी की डूबने से मौत की यही बहुत आती है। मैं जब से आया हूँ तब से यूं कहिए कि ईश्वर की कृपा है और नेचर ऐसा है कि अभी तक घटना ऐसी नहीं हुई है। मैं जब ज्वाइन किया था उस दिन कुछ हुई थी एक दो कि मैं तुझे उसके बाद नहीं हुई। तो कैसे संभालता है मैं आपको उस पर बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने मीटिंग ली, मीटिंग में सबको दायित्व दे दिए। एसडीएम साहब जो नगर पालिका के दायित्व वो हमको मिल गए। जैसे इतनी लाखों के लोग आते हैं, आपकी शौचालय होना चाहिए, आपकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी, अनाउंस सेंटर लगातार वो बोलते रहे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ में लाखों की भीड़ आती है। अभी मैंने एक अमावस्या पे हमने अमावस्या पे कार्यक्रम जो हुआ वहां हमने देखा लाखों की भीड़ आती है। तो उनको मैनेज कैसे करते हैं वो भी मैंने यहाँ सीखा, खुद से ही सीखा। ऐसा नहीं कि मैं सीख के आया था, खुद से ही सीखा। तो अनाउंस सेंटर पे कोई खो जाता है तो हम वहाँ अनाउंस पे बोलते हैं तो लोग आपस में मिल जाते हैं। तो एक दो दिन रहता है। तो सबसे पहले तो हम लगातार हमारी टीम एक्टिव रहती है रात में। हम शौचालय विधिवत सभी जगह शौचालय रख पाते हैं, पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं वहां रख पाते हैं घाट पे, घाट से दूर, ताकि लोग आराम से आसानी से व्यवस्था कर सके। यहाँ के संत जो आपने देखो आश्रम है वहां से हमको थोड़े से स्नान गृह मिल जाते हैं ताकि महिलाएं पुरुष अपने कपड़े बदल सके, वहां से हो जाता है। कुछ घाट पे जैसे आपने कहा घाट पे हमारी सुरक्षा नाव भी रहती है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और हमारे नगर पालिका की तरफ से 5-5 सुरक्षा नाव रहती हैं। वो लगातार सब विजिलेंस में रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर होम गार्ड के आपको नाव मिलेगी ताकि कोई घटना ना घटे। और हम लोग 2 दिन पहले जब अमावस्या हो 2 दिन पहले हम लोग सफाई पिक कर लेते हैं कि अब यहाँ कहाँ कहाँ सफाई हो, गंदगी होगी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि निखिल जी यहाँ पर गंदगी बहुत होती है। और ये नहीं कहूंगा कि इस शहर की लोग गंदगी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, यात्री बहुत आते हैं। मेरा सबसे आपके माध्यम से निवेदन ये भी है कि यात्रियों को मैसेज आए कि कहीं भी जाए वो नदी को गंदा ना करे। मैं यहाँ देखेंगे आप वो नदी में प्लास्टिक पानी सब फेंक देते हैं। इस बार चूंकि हम यंग हैं, मेहनत बहुत करते हैं, सुबह 6 बजे सुबह मतलब रात से लोग आते हैं और रात में स्नान चलता है, सुबह स्नान चलता है, दोपहर तक चलता है, उसके बाद लोग लौटने लगते हैं। हमने टाइम अपना डिसाइड किया, हमने अपनी सारी टीम रेडी की। हमने जो टीम हमारी रात को लगी थी उसको हमने विश्राम दिया। नई टीम जो हमारी आई सुबह के लिए हमने कचरा जमीन पे गिरने नहीं दिया जी। जैसे वहां पर इकट्ठा हुआ हमने तुरंत उठाया, उसको हमने पिक किया, अपनी कचरा गाड़ी में डाला और हम उसको ले गए। ऐसे करके हमने पॉइंट किए थे। 6-7 घाट है, 6-7 घाट है। तो घाट में रहते हैं हमारे कर्मचारी, रहते हैं नगर पालिका की गाड़ियां भी रहती हैं और लगातार अनाउंस सेंटर से हम लोग बोलते भी रहते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं। और जैसे लोग जाते हैं अगले दिन बहुत गंदगी रहती है, आप कितना भी पिक कर लो, कितना भी देखा अभी भी, क्योंकि घाट पे कपड़े पड़े रहते हैं, कुछ भी पड़ा रहता है, तो इसीलिए मैंने ये आपसे किया था। तो नगर परिषद तुरंत 2 दिन लगातार वहां काम करेगी। वो घाट से तभी जाएगी जब तक वो क्लीन अप नहीं हो जाता। आपने जैसे यहाँ पर मेन घाट है ब्रह्मपुरी घाट, सबसे ज्यादा वहां पर रहती, तो हमने वहां पिक किया। वहां फिर दूसरी टीम दूसरी जगह पहुंचाई। ऐसे करके हमने हर जगह हम पिक करते हैं और प्रोग्राम खत्म होने के 2 से 3 दिन में हम पूरा कचरा वहां से समेट लेते हैं जी। और हमारी स्ट्रेटजी 2 दिन पहले से ही बनने लगती है, ये हमारा काम रहता है। तो ठीक है शैलेन जी, क्योंकि अब समय का अभाव है, आपने भी आपके बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में एनवाईएस इंडिया, चूंकि हमारे व्यूअर्स हैं वो यंग व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो आप उनमें आखिरी में जो भी आप उनके साथ में उनको मैसेज देना चाहें तो आप जरूर प्लीज आप दे सकते हैं। और सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद ओमकारेश्वर। मैं सभी युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो उस शहर को अपना शहर समझकर उसको गंदा ना करें। क्योंकि कोई आप अपना जो बैग में छोड़ जाते हैं उसको हमको डिस्पोज करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना छूटता है वो हम जानते हैं।
तो आप, क्योंकि इस देश की युवा धड़कन है, तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि जहां भी जाए सफाई का विशेष ध्यान रखें। बस निखिल जी, आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। काफी मिलनसार और बहुत ही हंसमुख स्वभाव है आपका। धन्यवाद जी, आपका। जी, निखिल जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया शैलेंद्र जी, और बहुत बहुत शुक्रिया NYS इंडिया की पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। हम अगली बार अगर बैठेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप उच्च पद पे हों, और बिल्कुल, thank you। उच्च पद पे होंगे और अच्छे से, क्योंकि खैर ये तो नियति है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।